तो शुरू है आज का वीडियो। तो लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, अशोक का अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सर जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या अर्नेस्ट मैके ने? तो अशोक का शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? तो 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक का शिलालेख को पढ़ा गया था। एकदम VVI प्रश्न है, आप लोग को इसको रट जाना है। सारा प्रश्न आप लोग को बुक से लिया गया है और निचोड़ मैंने लिया है ताकि ऐसा प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न छूटे नहीं। तो दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है, अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? अभिलेखों में देव नाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या बिंदुसार को? तो क्वेश्चन का आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा कि देव नाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक को कहा गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितना महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है बौद्ध और जैन ग्रंथों के अनुसार। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी में, पाटलिपुत्र में, कन्नौज में या उज्जैन में? तो मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी जो है वो राजगिरी में थी। राजगिरी में मगध महाजनपद का प्रारंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की, कालिदास की, प्लिनी की या चाणक्य की? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि इंडिका किसकी रचना है। द्वितीय नगरीकरण को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? आंसर होगा लौह युगीन नगर द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कनिष्क ने या मेगास्थनीज को? तो आप लोग को बताना है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो देखिए, भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और सारा प्रश्न जो है मिलेगा आप लोग को VVI इम्पोर्टेंट मिलेगा। हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या मेगास्थनीज? तो हर्षवर्धन के राज कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि अशोक के धम्म लिपि क्या थी? अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? देवनागरी थी, संस्कृत थी, ब्राह्मी थी या प्राकृतिक थी? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है, क्योंकि अब आप लोग के पास समय नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिएगा उतना ही आप लोग को याद रहेगा कि अशोक का धम्म की लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने अपनाई थी? फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति सर्वप्रथम किस राजा ने अपनाई थी? अजातशत्रु ने, पुष्यमित्रशुंग ने, अशोक ने या समुद्रगुप्त ने? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति को सर्वप्रथम अजातशत्रु ने अपनाई थी। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के या इनमें से सभी के? तो देखिए, भूमि दान के उल्लेख जो है वो प्रभावती गुप्त के उल्लेख में
भूमि दान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख लेखन की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में अभिलेख लेखन की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या कुमारगुप्त ने? तो अभिलेख लेखन की शुरुआत जो है अशोक ने की थी। अशोक इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कौटिल्य की, मेगास्थनीज की, विशाखदत्त की या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा राक्षस की रचना किसकी है? कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग को देना है, क्योंकि ये भी सवाल VVI इम्पोर्टेंट है और सभी लोग को ये प्रश्न जो आनी ही चाहिए। अपने निजी खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई थी? अपने निजी खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? आंसर होगा रुद्रदामन ने अपने निजी खर्च से सुदर्शन झील का मरम्मत कराई थी। मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था, बलि, उदक भाग या कर? देखिए, मौर्य काल में सिंचाई कर को उदक भाग कहा जाता था। उदक भाग इस प्रश्न का आंसर होगा। सारा प्रश्न VVI है, आप लोग को जरूर पूरा देखना है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा के, यमुना के, सोन के या गंडक के? तो पाटलिपुत्र जो है ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे स्थित था। मौर्य काल में किसानों की भूमि किसके द्वारा दी जाती थी? मौर्य काल में किसानों को भूमि किसके द्वारा दी जाती थी? तो मौर्य काल में जो है वो राजा के द्वारा किसानों को भूमि दी जाती थी। अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस उद्देश्य से लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस उद्देश्य से लिखे गए थे? नेक्स्ट आंसर होगा धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। और ये भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को भी जा रहा है, सभा और समिति का उल्लेख किस काल से संबंधित है? सभा और समिति का उल्लेख किस काल से संबंधित है? मौर्य से, उत्तर वैदिक से, गुप्त से या हड़प्पा से? तो सभा और समिति का उल्लेख जो है उत्तर वैदिक काल से ही सभा और समिति का संबंध है। मौर्य काल में नगरों का प्रशासन कौन संभालता था? मौर्य काल में नगरों का प्रशासन कौन संभालता था? तो नगरों का प्रशासन जो है नगराध्यक्ष नगरों का प्रशासन को संभालता था। किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में बनाया? किस शासक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कनिष्क ने? तो बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाने वाला शासक जो है वो अशोक है। अशोक इस प्रश्न का आंसर होगा। मौर्य काल में सड़क निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? मौर्य काल में सड़क निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया गया है? मनोरंजन के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, व्यापार और प्रशासन के लिए या युद्ध के लिए? तो मौर्य में सड़क का निर्माण किसके लिए किया गया था? कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग को जवाब देना है। धम्म महामात्य किसके समय में नियुक्त हुए थे? धम्म महामात्य किसके समय में नियुक्त हुए थे? तो क्वेश्चन का ऑप्शन देखकर ही आप लोग को आंसर बताना है कि धम्म महामात्य जो है वो अशोक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। मौर्य काल में भूमि का मापन क्यों किया जाता था? मौर्य काल में भूमि का मापन क्यों किया जाता था? दान हेतु, कर निर्धारण हेतु, युद्ध हेतु या जनगणना हेतु? तो देखिए, भूमि का मापन जो है वो कर का निर्धारण हेतु भूमि का मापन किया जाता था। प्राचीन भारत की समुद्री व्यापार मुख्य रूप से किससे था? प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार मुख्य रूप से किससे था? चीन से, रोम साम्राज्य से, मिस्र से या यूनान से? तो प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार जो है रोम साम्राज्य से था।
लोथल किस राज्य में स्थित था? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में या पंजाब में? तो VVI इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा कि लोथल जो है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में स्थित था। प्राचीन भारत में बंदरगाह नगर का सबसे प्रमुख प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? प्राचीन भारत में बंदरगाह नगर का सबसे प्रमुख प्रमाण जो है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। रोमन सिक्के की सबसे अधिक प्राप्ति भारत में किस भाग में हुई है? देखिए, रोमन सिक्के की सबसे अधिक प्राप्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो सबसे अधिक दक्षिण भारत में रोमन सिक्के की प्राप्ति हुई है। आर्किमेडू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आर्किमेडू किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कृषि के लिए, रोमन व्यापार के लिए, दुर्ग के लिए या मंदिर के लिए? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग को देना है। भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ऊन, मसाले, चांदी या लोहा? तो भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख जो वस्तु था वो मसाले था, और मसाला भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में होता है। प्राचीन भारत में रेशम मार्ग का उपयोग किस लिए होता था? प्राचीन भारत में रेशम मार्ग का उपयोग किस लिए होता था? धार्मिक यात्रा के लिए, प्रशासन के लिए, व्यापार के लिए या युद्ध के लिए? तो रेशम मार्ग जो है कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था और ये व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। समुद्री व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग कौन सा है? समुद्री व्यापार के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग कौन सा है? आंसर होगा मानसूनी समुद्री मार्ग सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मार्ग था। भारतीय वस्तु की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। देखिए, क्वेश्चन आप लोग समझिएगा तभी इसका आंसर देना है। किस भारतीय वस्तु की यूरोप में अत्यधिक मांग थी? मसालों की, सूती वस्त्र की, हाथी दांत की या इनमें से सभी की? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे अधिक मांग थी। तो आंसर होगा इनमें से सभी की। इनमें से सभी की, मसाले की, सूती वस्त्र की और हाथी दांत की सभी वस्तु जो है यूरोप में अत्यधिक मांग थी। किनारे किनारे अध्याय का मुख्य विषय क्या है? किनारे किनारे अध्याय का मुख्य विषय क्या है? आंसर होगा व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क अध्याय का मुख्य विषय है। प्राचीन नाविक समुद्री यात्रा में किसका सहारा लेते थे? प्राचीन नाविक समुद्री यात्रा में किसका सहारा लेते थे? पहाड़ की, तारों और हवाओं की, नदियों की या सड़कों की? तो प्राचीन नाविक जो है समुद्री यात्रा के लिए नदियों की सहारा लेते थे। रोमन व्यापार का प्रमाण किस प्रकार के स्रोतों से मिलता है? रोमन व्यापार का प्रमाण किस प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं? ग्रंथ से, सिक्के से या पुरातात्विक अवशेष से या सभी से? तो मैंने बताया था कि जहां ऑल ऑफ दीज देखिए तो आप लोग का 90% आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज। तो रोमन व्यापार का प्रमाण जो है ग्रंथ, सिक्का और अवशेष सभी से प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दक्षिण भारत में रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरै, कांचीपुरम, आर्किमेडू या तांजावुर? तो सबसे प्रमुख केंद्र जो था वो आर्किमेडू था। भारत से रोम को कौन सी वस्तु निर्यात नहीं होती थी? भारत से रोम को कौन सी वस्तु जो है वो निर्यात नहीं होती थी? तो इसमें से सोना निर्यात नहीं होती थी, लेकिन मसाला, सूती वस्त्र और हाथी दांत भारत से रोम निर्यात होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन भारत में व्यापार से किसका विकास हुआ था? तो प्राचीन भारत में व्यापार से ऑप्शन डी इनमें से सभी का विकास हुआ था, जिसमें कृषि, नगर और सांस्कृतिक और संपर्क भी शामिल है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में या वैशाली में? तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर आप लोग को देना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, कुशीनगर में, बोध गया में या राजगीर में? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, जिसको पहला उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण मीन्स होता है मृत्यु। ऑप्शन देख लीजिएगा, लुम्बिनी, कुशीनगर, वैशाली या राजगीर। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? दीक्षा, उपनयन, प्रज्वया या तप? तो प्रारंभिक प्रक्रिया का प्रवज्या कहा जाता था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न इनमें से कौन सा था? तो बुद्ध, धम्म और संघ तीनों बौद्ध धर्म का त्रिरत्न में आता था, लेकिन वेद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता था, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, वैशाली में, राजगीर में या पाटलिपुत्र में? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है ऑप्शन बी वैशाली में हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जवाब मैंने आप लोग को बता दिया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या महावीर? तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। और लास्ट प्रश्न आप लोग के बीच है, अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म का प्रमुख शिक्षा है? अहिंसा का सिद्धांत बौद्ध का, जैन का, वैदिक का या शैव का? तो अहिंसा का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म का प्रमुख शिक्षा है। तो आप लोग को इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।